नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस आज आईआरएफसी की। और आईआरएफसी में बात करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, आज कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो तो आपको पता होगा, हफ्ते में एक बार कम से कम मैं ज़रूर लाता हूँ आईआरएफसी के ऊपर वीडियो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्लियर करने की। प्लस बजट के पहले कई बातें, बहुत ज़्यादा बातें ये हो रही हैं कि बजट के पहले आईआरएफसी में बहुत तेज़ी आने वाली है, या बजट के बाद आईआरएफसी कोई बहुत तेज़ी दिखाएगा। तो इन सब बातों में मैं दोस्तों आंसर देने की कोशिश करूंगा सब क्वेश्चंस पे। और आईआरएफसी क्यों इस बार, इसकी महत्ता, इस शेयर की क्या महत्ता है, ये इस बार आपको पता चली जब इसमें लगातार स्टॉक मार्केट गिर रहा है दोस्तों। तो इन तमाम बातों में चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होने वाली है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें। आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों यूट्यूब दूसरों को भी रिकमेंड करता है ये वीडियो, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब सीधा लेके चलूँगा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 0.85% की इसमें गिरावट है, ठीक है। और आप समझिए, इस बार मैं हमेशा बोल रहा था कि ये आईआरएफसी जो है ना, ये दोस्तों हेजिंग के काम आता है, ठीक है। हेजिंग के काम आता है, यानी मार्केट की गिरावट में ये आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखता है। और उस समय कई लोग, बहुत कहना चाहिए बहुत ज़्यादा डिसलाइक होता था वीडियोस में, क्योंकि कहते थे भाई अगर हेजिंग करना है तो हम गोल्ड में क्यों नहीं निवेश करते हैं। देखिए, गोल्ड का रिटर्न और इसका रिटर्न बहुत खराब है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंपेयर मत कीजिए। ये शेयर आपको साल में 5%, 4.5%, 5% आपको डिविडेंड देता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, गोल्ड ना लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बना के देता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। और ये आईआरएफसी शेयर अगर आप सही प्राइस में एंटर लिए होंगे, या कॉन्स्टेंटली एवरेज कर रहे होंगे धीरे धीरे प्राइस में निचले स्तरों पे, ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका होगा। पिछले 5 दिनों में दोस्तों जिस तरह का कहना चाहिए स्टॉक मार्केट में बर्बादी हुई है। और मैं बता दूं कि फ्राइडे को यूएस बाजार फिर से बहुत बुरी कदर गिरे हैं, यानी मंडे को एक फिर से आप कहना चाहिए एक बड़ी तबाही की ओर देखेंगे इन शेयर्स को, ठीक है। और इन शेयर्स को कहना चाहिए पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को, क्योंकि यूएस में वापस से गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है दोस्तों। और ये यूएस ही है जो भारतीय बाजारों को इतना बुरी कदर गिरा रहा है। और आप देखिए इस वक्त पिछले 5 दिनों में भारतीय बाजार कितने, मतलब 10% के आसपास दोस्तों को कहना चाहिए कि वो करेक्ट हुए हैं। और उसके सामने आप जरा देखिए कि ये कितना करेक्ट हुआ है, केवल 2.71% दोस्तों। और यही अंतर होता है दोस्तों एक ग्रोथ स्टॉक में, ठीक है, एक ग्रोथ स्टॉक में। और एक होता है दोस्तों किसमें, जो एक कांस्टेंट कहना चाहिए, कांस्टेंट या डिविडेंड स्टॉक आप बोल सकते हो, मोर और लेस, ठीक है। देखिए ग्रोथ स्टॉक क्या होते हैं ना, भारतीय बाजार जब भागते हैं ये बहुत तेज भागते हैं दोस्तों। और जब भारतीय बाजार गिरते हैं तो ये भी उतने ही ज्यादा या उनसे कहीं ज्यादा गिरते हैं। और जो डिविडेंड स्टॉक होते हैं दोस्तों, ये ना ज्यादा गिरेगा ना ज्यादा भागेगा, आपको इत्मीनान से एक अच्छे खासे रिटर्न कमाने की, आपको ये कहना चाहिए इन अ कांस्टेंट बेसिस, आपको ये अवसर प्रदान करता है। और गिरावट में ये आपको क्या देता है दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो को एक कहना चाहिए एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और जिस तरह पिछले 5 दिनों में स्टॉक मार्केट की गिरावट हुई है और उसके सामने केवल 2.7% की गिरावट ये शेयर दिखाया है, इससे एक चीज समझ में आती है दोस्तों कि ये शेयर वाकई में आपके पोर्टफोलियो को एक कहना चाहिए कांस्टेंट कंपाउंडर और एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों बातें कि क्यों ये स्टॉक पसंद है। और इस बार जो बाजार में गिरावट आई उससे आपको क्या सीखने को मिला कि हाँ, ये स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये सोच के नहीं कि आपको, मैं देखता हूं दोस्तों कई बार लोग 50 रुपए 100 रुपए टारगेट और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, भाई आप ये बताओ ना, आप रियलिटी तो बताओ स्टॉक की। इस स्टॉक की रियलिटी यही है कि ये एक कांस्टेंट कंपाउंडर के हिसाब से दोस्तों एक डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। और अगर इसे भागना है तो जब तक सरकार की तरफ से ओएफएस नहीं आता दोस्तों, मैं बता दूं, कोई भी आप ये उम्मीद मत रखिए कि ये शेयर भागेगा दोस्तों, ठीक है। तो बाकी जो कोई भी बोले कि भाई, मेरे को ये भी क्वेश्चन आया था कि सर क्या वाकई में बजट के बाद रैली आएगी या बजट से पहले रैली आएगी या कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा इस शेयर में। देखिए आप समझिए, अगर अनाउंसमेंट के कारण कुछ होता ना दोस्तों,
तो ये ग्रोथ स्टॉक नहीं, मैं फिर वही कहूंगा दोस्तों, ये ग्रोथ स्टॉक नहीं है। थोड़ी बहुत न्यूज आने से ये कुछ 5-10% भाग जाए, लेकिन देखिए ये शेयर के लिए आपको एक चीज समझना होगा, 25 रुपए, 28 रुपए और 30 रुपए, ये जो 3 लेवल है ना दोस्तों, ये शेयर इसको तोड़ ही नहीं सकते, ऐसा कोई भी नहीं। इसके इनको 30 रुपीज की तो लिमिट को तोड़ने के लिए दोस्तों एक मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज चाहिए, मार्केट फेवरेबल होना चाहिए, और ये इतने बड़े रेजिस्टेंस हैं कि ये शायद नहीं टूटेंगे। और ये स्टॉक दोस्तों जो है ये केवल और केवल एक मैं कहूंगा एक डिविडेंड स्टॉक है, स्टेबिलिटी प्रदान करने वाला स्टॉक है। आपसे कोई कुछ भी कहे कि ये शेयर कोई 50 रुपए भाग जाएगा, कई लोग तो ये कहते हैं भैया अपर सर्किट लग के 50 रुपए 100 रुपए चला जाएगा 1-2 हफ्ते में। भाई समझो चीजों को यार, आपके जो कहना चाहिए, जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें आप गुमराह मत कीजिए, रियलिटी समझाइए उन्हें कि क्या स्टॉक होता है, कौन सा कैसा स्टॉक होता है। ये स्टॉक मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई भी एक बहुत बड़ी रैली करने वाला है। हाँ, क्या मैं इसमें बुलिश हूं दोस्तों? देखिए इसमें मैं कहता हूं बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय ऑन डिप, ठीक। ये स्ट्रेटजी हमें इस शेयर में बिल्कुल अपनानी है। लेकिन जब मैं बाय ऑन डिप बोलता हूं दोस्तों, तो एक बात आप समझिए कि बाय ऑन डिप किस तरह के होते हैं। बाय ऑन डिप दोस्तों मतलब हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। निचले स्तरों में दोस्तों इसने जो 52 वीक लो बनाया था उसके आसपास आपको मैं बताऊं कि ये शेयर जो 20 रुपए है दोस्तों, ठीक है, 20 रुपए 55 पैसे के आसपास इसने लो बनाया था, और ये भी एक इसका मैं कहूंगा बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। और देखिए इस बार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप बजट की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी का आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई इस बार हम पब्लिक स्पेंडिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। तो इससे आईआरएफसी का क्या कनेक्शन? देखिए कनेक्शन है, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन है। जब भारत बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करेगी ना दोस्तों, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो आएगा, जिसके कारण भारत सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी? डिसइन्वेस्टमेंट अपने जो पीएसयूज में है। और इसमें आता है आईआरएफसी, जिसमें अर्जेंट बेसिस में जरूरत दोस्तों सरकार में अपनी हिस्सेदारी बेचने की, ठीक है। और इसीलिए सरकार को अपनी इसमें हिस्सेदारी बेचनी है दोस्तों। बेचने की जो कहना चाहिए जो 86% है उसे घटा करके 75% करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये जो काम है ये इस साल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले कोई भी तेजी मुझे नहीं लगती शेयर में आएगी दोस्तों, ठीक है। और देखिए डिस इन्वेस्टमेंट करना भारत सरकार की अभी मजबूरी है, क्योंकि इस बार पेंडेमिक के बाद से हम देख रहे हैं कि एमएसएमईज और बाकी बिजनेस है वो काफी निचले स्तरों पर जा रहे हैं दोस्तों। और भारत सरकार को इस वक्त पब्लिक स्पेंडिंग को और बढ़ाने की जरूरत है। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएगी दोस्तों, अल्टीमेटली खर्चे बढ़ेंगे, भारत सरकार को फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए जो पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी है उसे सेल करनी पड़ेगी, और ये दोस्तों नेसेसिटी है, ठीक है। और वो सेल करेगी आईआरएफसी में, जहां इसके पास इतनी बड़ी स्टेक है, वो इसे सेल करना पड़ेगा। सिर्फ एक यही लॉन्ग टर्म है दोस्तों जो मुझे लगता है आईआरएफसी के लिए एक पॉजिटिव हो सकती है। और जब दोस्तों याद रखिएगा सरकार सेल ऑफ करेगी ना, शेयर धीरे धीरे बहुत तेजी से गिरेगा दोस्तों। और देखिए उस वक्त जो बाय ऑन डिप्स जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए कह रहा हूं सिर्फ पढ़ना नहीं दोस्तों, जब सेल ऑफ होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भारत सरकार सेल कर रही है, वो धीरे धीरे सेल ऑफ करती रहेगी। और जब वो करे दोस्तों, शेयर भले ही 15 रुपए में मिले, 14 रुपए तक गिर जाए, मैं कहता हूं 13 रुपए में मिल जाए, अगर ऐसा होता है, अगर इतनी भयंकर गिरावट होती है, फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों, मैं फिर कहूंगा फॉर अ लॉन्गर टर्म वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी इस शेयर में निवेश करने के लिए। लेकिन कोई भी नियर टर्म में कोई भी ट्रिगर मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए रेलवे का बजट कुछ भी हो जाए, इस शेयर को इसमें कोई बहुत तेजी नहीं आएगी। ऑपरेटर अगर थोड़ा बहुत चलाना चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन कोई भी मेजर कहना चाहिए अगर ऊपरी स्तरों में भागेगा शेयर, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों, साफ सीधा बात। और गिरावट जारी है दोस्तों पूरे के पूरे कहना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट देख लें या वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में देख लें। और उसके कारण अगर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है, 20 रुपए के आसपास आता है, तो वापस से एक थोड़े के नहीं चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी हमें ऐड करनी चाहिए। फिर कहूंगा ये निवेश दोस्तों केवल लॉन्ग टर्म के लिए है। कोई भी शॉर्ट टर्म का विजन हो प्लीज इस शेयर में एंट्री मत लीजिए। कोई भी ऐसा ट्रिगर की न्यूज नहीं आई जो मैंने पढ़ी हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।